हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को आगे। सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स इंडेक्स 116 के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिंस विदाउट इवैल्यूएटिंग दिस कंडीशन द कंक्लूजन एज टू वेदर देयर इज एन आइडेंटिफाइड एसेट्स कैन नॉट बी अटेन्ड। तो देखिए बेसिकली ये एसएसआर का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करता मतलब रिलेट करता है, एसोसिएट है ये। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मदद करेगा आइडेंटिफाइड एसेट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट में है या फिर नहीं, इस बात को पहचानने के लिए। तो जैसे हमने आइडेंटिफाइड एसेट्स के पहले पार्ट में ये बात सीखी थी कि आइडेंटिफाइड एसेट्स कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पे आपको पता होना चाहिए, वो है तो बाद में लीज की बात होगी, अदरवाइज लीज की बात ही नहीं होगी। लेकिन आपको कई बार ऐसा लगेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाइड एसेट्स है ना। आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगना स्टार्ट हो जाएगा कि हमारे लीज के कॉन्ट्रैक्ट में, इनफैक्ट सॉरी लीज का कॉन्ट्रैक्ट तो कंक्लूजन निकल गया, हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट में लीज है। आपको ऐसा लगेगा बिकॉज आपको ऐसा लगेगा इनिशियल फेज में कि हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आइडेंटिफाइड एसेट्स है कोई ना कोई, ठीक है। लेकिन जबकि वो आइडेंटिफाइड एसेट्स नहीं होगा, टेक्निकली अगर आप उसको इवैल्यूएट करके देखेंगे तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाइड एसेट्स आपको मिलने वाला नहीं है, बिकॉज द सप्लायर हैज सब्सटैंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट्स। ठीक है, तो ये एसएसआर का उपयोग कर कर सप्लायर क्या कर सकता है और क्यों हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीज का नहीं बनेगा, क्यों उसमें आइडेंटिफाइड एसेट्स नहीं है, इसके बारे में सारी की सारी बातें जो है वो ये कॉन्सेप्ट अपने को बता देगा। तो देखिए कहता है, सो इवन इफ एन एसेट इज स्पेसिफाइड अ कस्टमर डज नॉट हैव द राइट टू यूज एन आइडेंटिफाइड एसेट्स इफ एट इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अ सप्लायर हैज द सब्सटैंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट द एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज और इंसेप्शन। किसके पास में राइट है? सप्लायर के पास में। तो सप्लायर के पास में यदि एसएसआर है सर जी, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाइड एसेट्स ही नहीं। अब सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट का मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है प्रतिस्थापन, मतलब आप उस चीज को चेंज कर सकते हो। अब जैसे सपोज करो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था प्रीवियस सेशन के अंदर कि आपने जो रोल्स रॉयस कार है वो मान ले रेंट पे ले ली थी, ठीक है। अब वो जो रोल्स रॉयस कार आपने रेंट पे ली है सप्लायर से, उसके पास में अगर वो एक ही गाड़ी है तब तो ठीक है, वो लीज का अग्रीमेंट हो गया, क्योंकि अगर चाहे आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो आइडेंटिफाइड एसेट्स स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो हम इंप्लाइड रूप से ये मान लेंगे कि हाँ भाई वही एक आइडेंटिफाइड एसेट्स है। लेकिन जैसे ही मैंने आपको कहा था कि इस अगर सप्लायर के पास में, वेंडर के पास में वैसे बहुत सारी गाड़ियां हैं और वो कोई भी गाड़ी आपको प्रदान कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो सेवा देने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सर्विस प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे ओला उबर जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ना कि आपने ओला उबर से कोई गाड़ी लीज पर ली है, राइट। और वो तो वैसे भी एक जर्नी की बात हो रही है, मैं तो यहाँ पे ईयर्स ऑन ईयर्स की बात कर रहा हूं कि भाई मैं आपको एनुअल लीज, जो एनुअल रेंट है इस गाड़ी का, इतना पे कर दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर ईयर ऑन बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, मतलब लंबी अवधि के लिए भी अगर ऐसी कोई चीज किराए पे लेते हैं जहां पे वेंडर के पास में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और वेंडर आपसे बिना अनुमति लिए बिना यदि उस चीज को चेंज कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है किसी दूसरे उसी प्रकार के सिमिलर एसेट से, तो आपका उस पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर कोई अधिकार, कंट्रोल करने का अधिकार नहीं है, राइट। जैसा वो आपको सप्लाई करेगा बस आप उस चीज को कंज्यूम करते जाइए, है ना। तो ये वाली बात है। तो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, कभी भी आप यूज कर रहे हो और यूज के दौरान उस पीरियड में सामने वाला जो वेंडर है वो कभी भी आकर आपका एसेट्स चेंज कर जाता है ना। या फिर इंसेप्शन के दिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके हिसाब से ऐसा कोई अधिकार आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपने उसे दे दिया है, या आपका कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार से एग्जीक्यूट हुआ है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में ये मान लिया जाएगा कि सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है। और सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट आइडेंटिफाइड एसेट्स को फिर बाद में अनआइडेंटिफाइड बना देता है, क्योंकि कोई भी एसेट्स ऐसा नहीं है जो आप मतलब कह सकते हो कि नहीं अब इस एसेट्स को लीज टर्म के दौरान आप छेड़ नहीं सकते, ये तो मेरा एसेट्स हो गया, लीज टर्म तक आपको मैं किराया दूंगा, बाद में आपका एसेट्स वापस लौटा दूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए कहता है, सप्लायर्स राइट टू सब्स्टिट्यूट एन एसेट इज सब्सटैंटिव व्हेन बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। अब कहता है ये जो राइट है ना, ये राइट आपका सब्सटैंटिव नेचर का भी होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। सब्सटैंटिव नेचर का क्यों सर? सब्सटैंटिव नेचर का होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? देखिए कई बार क्या होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में राइट टू सब्स्टिट्यूट होता तो है, बट वो हम प्रैक्टिकली कभी उसको अप्लाई ही नहीं कर सकते। कहने का मतलब नाम मात्र का वो अधिकार है आपके पास में, जबकि आप उसको कभी सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे
सपोज करिए कि आपने क्लाइंट के प्रमाइसेस पर प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया, राइट, प्लांट एंड मशीनरी क्या किया, इंस्टॉल किया, बनाया क्लाइंट के साइट के ऊपर ही और पूरा उसे वहीं पे इंस्टॉल किया है। अब आपके पास में, और वही है लीज रेंट वाला ही कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, अब सप्लायर के पास में ये राइट है, एसएसआर है, सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है कि वो उस प्लांट को क्या करे, चेंज कर कर कोई दूसरा प्लांट लगा दे, उसके पास में ये राइट है, बराबर। बट प्रैक्टिकली सोच के देखो सर कि क्या वो पॉसिबल है, दोबारा से एक नया प्लांट बनाना, उसके ऊपर कितनी कॉस्टिंग आएगी, सप्लायर के तो घाटा बहुत सारा लग जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब कागजों के अंदर तो सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है, बट द मेन थिंग इज दैट क्या वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है, ये भी तो समझिएगा जरा, समझ रहे हो ना। कुछ लोग जैसे क्या करते हैं, फिर लीज से बचने के लिए ये बात करने लग जाएंगे कि देखिए हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में तो सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है, राइट, समझ गए मेरी बात। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है और हम लीज वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगाएंगे, आइडेंटिफाइड एसेट्स ही नहीं है तो लीज एप्लीकेबल ही नहीं हुआ। तो इंड एस क्या कहता है भाई, सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट का मतलब ऐसे नहीं है कि हर कुछ ही कह दो आप, है ना, वो सब्सटैंटिव भी होना चाहिए। इसीलिए नाम सब्स्टिट्यूशन राइट के पहले क्या लिख दिया इन लोगों ने, सब्सटैंटिव। खाली फेक काम मत करिएगा आप, है ना। ऐसे लीगल फॉर्मेलिटी के अंदर आपने सब्स्टिट्यूशन राइट लिखवा लिया, कॉन्ट्रैक्ट से बच जाएंगे, लीज अकाउंटिंग से बच जाएंगे, क्योंकि अरे लीज अकाउंटिंग से बचने के ही तो पहले के तरीके थे। अब उन्हीं तरीकों को आप इस स्टैंडर्ड के अंदर पिकअप करने लोगोगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए स्टैंडर्ड कहता है कि ये सब्स्टिट्यूशन राइट कोई सिर्फ कहने वाले नहीं बल्कि करके दिखाने वाले होने चाहिए, सब्सटैंटिव होने चाहिए, समझ गए। तो कहता है सब्सटैंटिव कब होगा ये, तो कहता है द सप्लायर हैज द प्रैक्टिकल एबिलिटी। प्रैक्टिकल एबिलिटी मतलब प्रैक्टिकली वो चीज क्या होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए, एग्जीक्यूट होने के पॉसिबल होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जांपल दिया इन्होंने, कस्टमर कैन नॉट प्रिवेंट द सप्लायर फ्रॉम सब्स्टिट्यूटिंग एन एसेट्स एंड ऑल्टरनेटिव एसेट्स आर रेडिली अवेलेबल टू द सप्लायर और कुड बी सोर्स्ड बाय द सप्लायर विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, है ना। कस्टमर जो है वो अपने सप्लायर को बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता, सप्लायर के पास में वैसे बहुत सारे एसेट्स हैं, जैसे मान लीजिए ये पेन है, अब ये पेन के अंदर सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है और कल को मुझे ये पेन रिप्लेसमेंट मिल रहा है मेरे सप्लायर से, कल को वो बोला नहीं सर आज आपको ये वाला पेन नहीं यूज करना, मैं आपको दूसरा पेन भेज रहा हूं वो यूज करो, ठीक है। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो पेन यूज करने का हुआ है, मेरे को वो कोई भी पेन दे मुझे तो यूज करना ही पड़ेगा। तो अब यहां पे ये इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बट नेचर ऑफ एसेट से ही मालूम पड़ेगा ना कि किस प्रकार का एसेट्स है और सब्स्टिट्यूशन राइट उसमें किस प्रकार का है। तो प्रैक्टिकल एबिलिटी को चेक करिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रैक्टिकल एबिलिटी होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर एसेट्स को प्रतिस्थापित किया जा सकता है किसी दूसरे पर्टिकुलर एसेट से जो कि सेलर के पास में, सप्लायर या वेंडर के पास में रेडिली अवेलेबल है या वो मार्केट से उसको बहुत ही कम समय में प्राप्त कर सकता है, राइट। तो एक तो हो गई प्रैक्टिकल एबिलिटी, और दूसरा क्या है सर, the supplier would benefit economically from the exercise of its right to substitute the asset, that is the economic benefits associated with substituting the assets are expected to exceed the cost associated with substituting the assets। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि मैंने क्लाइंट प्लेस के ऊपर प्लांट मशीनरी बना के दिया मेरे क्लाइंट को, और मैं कहता हूं कि भाई क्लाइंट मेरे आपके साथ में जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रेंट वाला, इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पास में सब्स्टिट्यूशन राइट रहेंगे, मैं कभी भी आकर इस प्लांट को चेंज कर सकता हूं। अब प्लांट बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट्स होता है कंपनी के लिए, अब इतने बड़े प्लांट को जब मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तो सोचो क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग प्लांट को पहले डिसमेंटल करना पड़ेगा, फिर नया प्लांट वहां पे बनाना पड़ेगा। तो क्या ऐसा करना सप्लायर या वेंडर के लिए इकोनॉमिकली फिजिबल है, या सिर्फ ये कहने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है। तो देखिए ऐसा नहीं चलेगा, इसलिए ये दोनों कंडीशन यदि पूरी होगी तब जाके एसएसआर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं एंड दे कैन चेंज द ऑल टुगेदर सिनारियो जो आपके लीज अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड से आपको बाहर निकाल देंगे। बिकॉज सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट होने का मतलब आइडेंटिफाइड एसेट्स ही नहीं है, और पहला जो हमारा चेक बॉक्स है फ्लो चार्ट का वो क्या कहता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या आइडेंटिफाइड एसेट्स है, नो तो फिर बाद में लीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं लगेगा। समझ गए आप सब लोग मेरी बात दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। The conditions above are intended to differentiate between substitution rights that result in a supplier controlling the use of an asset rather than customer and rights that do not change the substance or character of the contract। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों ये जो पैराग्राफ है ये आपको यहां पर
जो मैसेज देने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि ये सारी की सारी कंडीशन इन्होंने जो बनाई है स्टैंडर्ड वालों ने, वो इसलिए बनाई है कि इन कंडीशन से हमको ये पता चलता है कि अल्टीमेटली असेट्स को कंट्रोल करने वाला जो है वो सप्लायर है, ना कि कस्टमर, है ना। सो द कंडीशंस अबव आर इंटेंडेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सब्स्टिट्यूशन राइट्स दैट रिजल्ट्स इन अ सप्लायर कंट्रोलिंग द यूज ऑफ एन एसेट्स, है ना। अब ये कंडीशंस हमें ये दिखाती है कि सप्लायर के पास में एक्चुअल में एसेट्स का कंट्रोल जो है वो आ गया है, और जब तक हमारे पास में कंट्रोल नहीं आता दोस्तों, तब तक वो चीज एसेट्स नहीं है। क्योंकि एसेट्स क्या होते हैं, वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, वो रिसोर्सेज जिसको एंटिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यही तो एसेट्स की डेफिनेशन होती है, तभी तो अपन एसेट्स को बुक करते हैं। तो जब हम एसेट्स को कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाएंगे तो उसे फिर रिकॉग्नाइज करने में भी फिर बाद में हम एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो कहता है इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन राइट द एनालिसिस प्राइमरली कंसीडर्स फैक्टर्स फ्रॉम द सप्लायर्स पर्सपेक्टिव। सप्लायर के पर्सपेक्टिव से आपको इस चीजों को देखना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर्स टू कंसीडर इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग वन असेट टू अ लोकेशन वेयर इट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई द अरेंजमेंट और टू मूव द आउटपुट फ्रॉम द प्रोडक्शन लोकेशन टू द कस्टमर। अब जैसे दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इतना ज्यादा मटेरियल है कि सप्लायर जो है उस चीज को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि लेट्स से कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही इतनी लग रही है, इससे अच्छा तो उस चीज को सब्स्टिट्यूट करें ही ना, है ना। तो आपको केस को देखना पड़ेगा कि क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो फिजिबल है सब्स्टिट्यूशन के लिए। दूसरा, फोरगॉन प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम डाउन टाइम नेसेसरी टू स्विच एसेट्स एंड अदर डिसरप्शंस टू द सप्लायर्स बिजनेस। अब क्या अगर आप ऐसा करेंगे तो जितने दिनों तक ये स्विच और शिफ्टिंग चलेगी, उसके अंदर जो प्रोडक्शन आपका बंद हो रहा है या फिर जो जिस भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या वो फिजिबल होगा आप लोगों के लिए, क्या वो रीजनेबल है यहाँ पर कि सब्स्टिट्यूशन के लिए ये चीज जो है हम वाकई में उसको कंसिडर कर सकते हैं, है ना। और तीसरी चीज, एक्सेस ऑपरेशनल कॉस्ट टू कन्वर्ट एन एसेट दैट मे नॉट हैव प्रोड्यूस्ड आइडेंटिकल आउटपुट एटसेट्रा। तो कहने का मतलब जब तक आप सब्स्टिट्यूट करोगे तब तक, जब तक वो समय चलेगा, उसमें आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो कहते हैं ना कि जो इंक्रीमेंट, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी आएगी, तो इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को देखते हुए क्या सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाएगा क्या। तो इन सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है। एक्सेस ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया, राइट, फोरगोन प्रोडक्शन हो गया आपका डाउन टाइम के अंदर, और आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इन सारी चीजों को इवैल्यूएट करिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है या फिर नहीं, ठीक है। फर्दर, इफ द सप्लायर हैज राइट और एन ऑब्लिगेशन टू सब्स्टिट्यूट द एसेट्स ओनली ऑन और आफ्टर ईदर अ पर्टिकुलर डेट और द अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट। देखिए, सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन राइट में पढ़ा था थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। देखिए दोस्तों, ये जो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, ये जो वर्ड है ना, ये अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, थ्रू आउट, है ना। तो जब तक आपको ये थ्रू आउट वाली कंडीशन फील नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तब तक ये सब्स्टिट्यूशन राइट की बात नहीं हो पाएगी। थ्रू आउट का मतलब होता है कभी भी किसी पर्टिकुलर डेट को हुआ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, किसी स्पेसिफाइड इवेंट के होने पे हुआ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्योंकि पता है कि जैसे सपोज करो, मान लीजिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लीज का है जो वो 5 साल का है। 5 साल के लीज के कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल तक आपको सेम असेट्स दिया जाएगा। 3 साल के बाद में सप्लायर कहता है कि मैं आपको कोई दूसरा असेट जो है वो दे सकता हूं, लेकिन कब दूंगा, 3 साल बीतने के बाद। और 3 साल बीतने के बाद में मेरे पास में एक पर्टिकुलर डेट को या तो मैं उस असेट्स को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, या फिर नहीं करूंगा तो आपका जो नेक्स्ट असेट सब्स्टिट्यूट होगा वो 6 साल के बाद में होगा। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सप्लायर के पास में पहले 3 साल यानी 0 से लेकर 3rd ईयर के एंड तक कोई सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन राइट उसको कब मिलेगा, 3 साल खत्म होने के बाद में मिलेगा। और वो भी कितने दिन के लिए मिलेगा, वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसा हुआ है। तो कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन राइट जो है वो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज होना चाहिए, राइट। 3 साल बाद में मिलेगा, 5 साल बाद में मिलेगा, उसको हम सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं कह सकते। फिर बाद में वो अपन लीज टर्म के अंदर कंसीडर करेंगे कि लीज कितने साल का है या लीज का पीरियड जो है वो कितने साल का है। अगर 3 साल बाद में सब्स्टिट्यूशन राइट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज रहेगा तो 3 साल तक वो आपका लीज है, 3 साल तक लीज अकाउंटिंग करिए, और 3 साल के बाद में अब वो आपका कॉन्ट्रैक्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन राइट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज आ गया।
लेकिन 3 साल बाद में आपका सब्स्टिट्यूशन राइट सिर्फ एक दिन के लिए मिल रहा है वेंडर को। वो बोलता है कि देखिए 1 तारीख को अगर या तो मैं सब्स्टिट्यूशन राइट को इस्तेमाल करते हुए आपका एसेट्स रिप्लेस कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है, और अगर मैं नहीं कर रहा उस दिन तो आप सेम एसेट्स को यूज कर सकते हैं और आगे के फर्दर पीरियड के लिए। तो फिर आगे वाला फर्दर पीरियड भी आपका क्या होगा, लीज के स्टैंडर्ड में ही कवर होगा, कहीं और कवर नहीं होगा। तो दैट मींस ये हो गया कि सब्स्टिट्यूशन राइट किसी एक पर्टिकुलर दिन को नहीं होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के होने के बाद नहीं होना चाहिए, है ना, कोई रिजल्टिंग इवेंट के होने के बाद में नहीं होना चाहिए, रादर देन ये सब्स्टिट्यूशन राइट जो है वो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज का मतलब आपको अब समझ में आया होगा कि पर्टिकुलर डेट और द अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट, जैसे कि कोई भी इवेंट जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका निश्चित कर दिया गया है वो स्पेसिफाइड इवेंट होने के बाद, राइट, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं होता। तो कहता है द सप्लायर सब्स्टिट्यूशन राइट इज नॉट सब्सटैंटिव बिकॉज द सप्लायर डज नॉट हैव द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव एसेट्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। राइट दोस्तों, बहुत ही अच्छे से क्लियर है ये सारा का सारा प्रोविजन। आगे कहता है entities evaluation of whether supplier substitution right is substantive is based on facts and circumstances at inception। तो inception के दिन ही आपको ये जो SSR जो है उसको चेक करना पड़ेगा। At inception of the contract an entity should not consider future events that are not likely to occur। तो कहने का मतलब inception के दिन पर आपको क्या नहीं करना चाहिए, should not consider future events that are not likely to occur। अब देखिए आपको फ्यूचर इवेंट जो है, फ्यूचर इवेंट्स इंसेप्शन के दिन जो भविष्य में कभी घटने की उनकी संभावना नहीं होती है, ऐसी चीजों को कंसिडर नहीं करना चाहिए, राइट। सो कहता है इंडिया 116 प्रोवाइड द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ circumstances that at inception of the contract are not likely to occur and thus are excluded from the evaluation of whether a supplier substitution right is substantive throughout the period of use। तो ये वो कौन कौन से circumstances हैं जो आपके exclude किए गए हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानना है। तो ये आपके 4 circumstances यहाँ पे दे रखे, ठीक है। क्या क्या है ये, कहता है an agreement by a future customer to pay an above market rate for use of the assets। एक अग्रीमेंट हुआ आपका किसके साथ में, फ्यूचर कस्टमर। अब फ्यूचर में वो बनेगा कोई कस्टमर, राइट, और वो कहता है कि मैं मार्केट रेट से ज्यादा जो है वो आपको इसका किराया दे दूंगा, ठीक है, फ्यूचर के अंदर। तो अब देखिए दोस्तों, ये चीज को हम इंसेप्शन के दिन नहीं कंसिडर कर सकते, फ्यूचर के दिन पता नहीं ये कस्टमर कब आएगा, राइट, और जब वो आएगा तब हम देखेंगे, उसकी तब की बात तब देखी जाएगी, राइट। जब तक अपना लीज का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब तक उसकी लीज अकाउंटिंग तो होने दीजिए। फिर कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज नॉट सब्सटैंशियली डेवलप्ड एट इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे देखिए सपोज करिए कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आपको नॉलेज है बट अभी वो डेवलप नहीं हो पाई है, तो जरूरी नहीं कि वो टेक्नोलॉजी आएगी ही क्या। अब जैसे आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं, डेफिनेटली आज के 10 साल बाद में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, बट अभी तो मुझे कुछ पता नहीं ना कि क्या होगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अभी आप ट्रक से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रक अलग ही प्रकार की एक आपका मोटर व्हीकल होता है, राइट। आने वाले जमाने में दोस्तों ये ट्रक के भी अलग अलग प्रकार के मॉडल्स निकल जाएंगे, ऑटोमेटिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जैसे आपकी गाड़ी आ गई है ऑटोमेटिक चलती है। तो कहने का मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो आज के मान लो बहुत सालों बाद में आनी है, बट अभी कुछ पता नहीं है उसका कि वो आएगी या नहीं आएगी, या आएगी तो वो कब तक आ जाएगी, है ना। तो अभी हम किसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट्स को आज के हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान नहीं रख सकते। और तीसरी बात, सब्सटैंशियल डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर्स यूज ऑफ द एसेट्स और द परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट्स एंड द यूज और परफॉर्मेंस कंसिडर्ड लाइकली एट इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहां पर देखिए कहता है कि यहां पर जो आपका एसेट्स है, राइट, उसका सब्सटैंशियल डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर्स यूज। कस्टमर का यूज एक अलग चीज है दोस्तों, कि कस्टमर उसको कैसे किस तरीके से यूज करता है ना, और द परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट्स, जो एसेट्स का परफॉर्मेंस होता है और कस्टमर का जो यूज होता है, ये दो डिफरेंट चीज हो सकती है ना। एंड द यूज और परफॉर्मेंस कंसिडर्ड लाइकली एट इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो दोस्तों ये जो पॉइंट नंबर 3 है, और पॉइंट नंबर 4 भी ऐसा ही है कि सब्सटैंशियल डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज एंड द मार्केट प्राइस कंसिडर्ड लाइकली एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों को मैं आपको एक साथ ही समझा देता हूं। देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि
कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ जो है वो तो बड़ी हो सकती है, लेकिन इंसेप्शन जब हम कॉन्ट्रैक्ट का करते हैं उस समय हम क्या करते हैं, असेट्स के परफॉर्मेंस को देखते हैं, कस्टमर उसको कैसे यूज करेगा वो देखते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में, ठीक है, कस्टमर इसको कैसे यूज करेगा इस चीज को हम असेस करते हैं, और असेट्स का जो परफॉर्मेंस है, इन दोनों में सब्सटैंशियल डिफरेंस आ गया। कब? आगे आने वाले कभी भी लीज टर्म में, जो हमने पहले बिल्कुल भी सोचा नहीं था बट बाद में आ गया। तो अब ये जो बाद में ये जो डिफरेंस आ रहा है यूज से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर चीज को हम ऐसा नहीं कह सकते इंसेप्शन वाले दिन कि ये हमें कोई लीज कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई कराने में कोई दिक्कत करने वाला है। वैसे ही यहां पर कहता है कि असेट्स के मार्केट प्राइस में और असेट्स का जो आपका प्राइस है, जो इंसेप्शन पे आपने इसको देखा है ना, तो कहने का मतलब मार्केट प्राइस की बात करें अपन, तो इंसेप्शन के बाद में, मतलब जैसे यहां पे अपन ने परफॉर्मेंस और कस्टमर यूज को देखा ना, वैसे ही मार्केट प्राइस एट द इंसेप्शन डेट और मार्केट प्राइस आफ्टर द इंसेप्शन। आफ्टर द इंसेप्शन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहां पर इंसेप्शन के बाद में अगर मार्केट प्राइस में कोई चेंज हो रहा है तो वो तो सब चीज लीज के अग्रीमेंट हो जाने के बाद में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है। तो इन सारी चीजों को आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए, ये सब के सब फ्यूचर इवेंट्स हैं, इनको आपको अपने लीज के इनिशियल आइडेंटिफिकेशन पे कंसिडर नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें आपके लीज के कॉन्ट्रैक्ट पे, लीज के अग्रीमेंट पे प्रभाव जो है वो नहीं डालती है। आई होप ये सारी बातें आप सबको अब क्लियर हो गई होगी कि ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4 जो है वो हमें क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। रिक्वायरमेंट दैट इज सब्सटीट्यूशन राइट मस्ट बेनिफिट द सप्लायर इकोनॉमिकली, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर सब्सटीट्यूशन राइट है तो सब्सटीट्यूट करने का कोई बेनिफिट सप्लायर को होना बहुत जरूरी है। इन ऑर्डर टू बी सब्सटैंटिव इट इज अ new concept, and in many cases it will be clear that the supplier will not benefit from the exercise of a substitution right because of the cost associated with the substituting an assets। तो जैसे मैंने वो आपको एग्जांपल बताया था ना, प्लांट मशीनरी क्लाइंट की लोकेशन पे हमने बना के आए, तो उसको अब सब्सटीट्यूट करने का बहुत कॉस्ट हो सकता है, तो वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना। एंड द फिजिकल लोकेशन ऑफ द एसेट्स में अफेक्ट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद सब्सटीट्यूटिंग द एसेट। दैट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट समटाइम्स बैरियर बन जाती है उसके लिए। So for example, if an asset is located at the customer premises and the cost associated with substituting it is generally higher than the cost of substituting a similar asset located at the supplier premises. So however, simply because a supplier concludes that the cost of substitution is not significant does not automatically mean that it would economically benefit from the right of substitution. So sometimes देखिए दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन के लिए कोई खासा फर्क नहीं डालती है। तो कहने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नॉट ओनली दी वन फैक्टर जो आपको वहां पे चेक करना होता है, बहुत सारी चीजें आपको चेक करनी होती है। तो कहने का मतलब अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नोशनल भी है, नॉमिनल भी है, तो भी आपको प्रैक्टिकल एबिलिटी तो चेक करनी पड़ेगी कि क्या असेट्स वाकई में सब्सटीट्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सब्सटीट्यूट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, राइट। तो कहने का मतलब अब बहुत हाईली एनालिटिकल स्टैंडर्ड हो गया ये, जहां पर अब इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर किसी भी प्रकार के, किसी भी डिजाइन के क्वेश्चंस बना दिए जाएंगे और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई करने पड़ेंगे, है ना। सो इंडेक्स 116 फर्दर क्लैरिफाइज दैट अ कस्टमर शुड प्रिज्यूम दैट अ सप्लायर सब्सटीट्यूशन राइट इज नॉट सब्सटैंटिव व्हेन द कस्टमर कैन नॉट रेडिली डिटरमाइन वेदर द सप्लायर हैज अ सब्सटैंटिव सब्सटीट्यूशन राइट। ठीक है, दिस रिक्वायरमेंट इज इंटेंडेड टू क्लैरिफाई दैट अ कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्सर्ट अनड्यू एफर्ट्स to provide evidence that a substitution right is not substantive. So however, supplier should have sufficient information to make a determination of whether a substitution right is substantive. अब देखिए दोस्तों, इस पैराग्राफ में हमको काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिले, राइट। तो दोस्तों यहां पर ये जो पैराग्राफ है वो अपने को ये कहना चाह रहा है कि कस्टमर को इस बात का कोई स्ट्रेस लेने की दरकार नहीं है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट जो है वो है या नहीं है। मतलब इस चीज के ऊपर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको वो क्लियर इंसेप्शन के दिन पता रहना चाहिए
तो देखिए इंड एस 116 जो है वो प्रिज्यूम कर लेता है कि एसएसआर जो है वो नॉट सब्सटैंटिव है व्हेन द कस्टमर कैन नॉट रेडिली डिटरमाइन। ठीक है, तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में ही होना चाहिए कि वो पहले दिन से ही पता लग जाना चाहिए कि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सब्स्टिट्यूशन राइट जो है वो फर्स्ट डे से ही है और ये रेडिली डिटरमिनेबल होना चाहिए। तो इंड एस 116 जो है ये आपका कुछ प्रिजम्पशन लेके चल रहा है कि यदि ये पहले दिन ही आपको अभी क्लियर नहीं है या पता नहीं लगा पा रहे कि कॉन्ट्रैक्ट में एसएसआर है या नहीं है, तो इंड एस 116 मान लेगा कि ये सब्सटैंटिव जो है वो नहीं है, राइट। वो सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट की श्रेणी में, कैटेगरी में नहीं आते। इसलिए स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, देखिए कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्सर्ट। एक्सर्ट का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से स्ट्रेस टाइप की चीज हो गई। तो कस्टमर को इसका स्ट्रेस लेने की कोई दरकार नहीं होगी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है या फिर नहीं है, यदि कॉन्ट्रैक्ट में वो क्लियरली डिटरमाइनेबल नहीं होते हैं पहले दिन ही। However, supplier should have sufficient information to make a determination of whether a substitution right is substantive. Contract terms that allows or requires a supplier to substitute alternative assets only when the underlying asset is not operating properly, normal warranty provision, or when a technical upgrade becomes available do not create substantive substitution right. इसको एसएसआर नहीं कहते हैं। देखिए ये तो आपके हर प्रकार के लीज के कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि जो असेट्स आपने किराए पर ली है, यदि इन केस उस पर्टिकुलर असेट्स के ऑपरेशन के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, वो खराब हो जाती है, तो डेफिनेटली वो तो रिप्लेस करके देगा ही ना, देगा लेसर, है ना। तो ये जो नॉर्मल वारंटी प्रोविजन है, कोई रिपेयर मेंटेनेंस की बात हो रही है, चीज को सही कर देने की बात हो रही है, तो ये क्लॉज तो हर लीज के कॉन्ट्रैक्ट में होता है। इसको हम एसएसआर वाला क्लॉज नहीं कह सकते। ये सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है। सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट का मतलब ये है कि आप एक अच्छे खासे सॉरी एसेट्स को यूज कर रहे हैं और उस एसेट्स को आकर वो लेसर जो है वो बदल के चला गया, वो आपका सब्स्टिट्यूशन राइट है ना। तो यहाँ पे खराब होने से रिलेशन इसका नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब इसमें हमने काफी सारी बातें कर ली है। अब इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिकल, ताकि पता लगा पाए कि चीजें ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट सिनेरियो में कहता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज प्रोवाइडर सप्लायर है। तो यहाँ पे आजकल आपको पता ही है दोस्तों कि जो डेटा है वो आपके लिए बहुत बड़ी एसेट होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और सारा का सारा डेटा जो है वो आजकल क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पर जाने लग गया है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज प्रोवाइडर एक कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ स्पेसिफाइड सर्वर। ओके, तो आपका जो डेटा होगा वो किसी स्पेसिफाइड सर्वर में स्टोर किया जाएगा। दैट मीन्स कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपके ये सर्वर आपको अलॉट हुआ है, ये फलानी फलानी जगह पे है, इसका ये यहाँ पे लोकेटेड है। तो एक प्रकार से आपका ये आइडेंटिफाइड सर्वर हो गया। यहाँ पे कहता है सप्लायर मेंटेन्स मेनी आइडेंटिकल सर्वर्स इन अ सिंगल एक्सेसिबल लोकेशन एंड डिटरमाइंस एट इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कभी गूगल के ऊपर जो गूगल का जो डेटा स्टोरेज का जो फिजिकल जहां पे सर्वर जो लगे हुए होते हैं, वहां पे बहुत सारे आइडेंटिकल सर्वर होते हैं, केवल एक सर्वर नहीं होता है। वैसे ही ये जो कंपनी है इसके पास में भी सर्वर नंबर 10 के अलावा और भी बहुत सारे सर्वर हैं उसी लोकेशन पर, और सब आइडेंटिकल है। अच्छा, कहता है दैट इट इज परमिटेड to and can easily substitute another server without the customer's consent throughout the period of use। अब देखिए दोस्तों, हम जब ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज लेते हैं ना, तो हमारा डिमांड जो है वो वेंडर के साथ में क्या होता है, साइज, स्केल क्या होगा हमारे डेटा का। तो स्केल है, आपने कह दिया कि चलो भाई हमको 1000 टेराबाइट डेटा की जरूरत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो 1000 टेराबाइट डेटा जो है हमको आपके क्लाउड के ऊपर सर्वर का स्टोरेज जो है वो चाहिए। सामने वाले ने बोल दिया कि ठीक है, ओके, आपको हम ये सर्वर के अंदर इतना स्पेस दे रहे हैं, दे दिया। अब मान लीजिए दोस्तों कई बार क्या होता है, बैकअप लेना या कोई आपका ये कुछ दिक्कत हो जाती है, कोई चीज में मतलब कोई सर्वर बिगड़ गया, तो उसका एक मिरर इमेज जो होता है वो दूसरे सर्वर में रहता है। बैकअप सर्वर को चालू कर दी, आपका काम रुकेगा नहीं, मतलब वो वेंडर कंपनी इस चीज को ध्यान रखेगी, ठीक है। और मान लीजिए उसको ऐसा लग रहा है कि ये सर्वर में कोई दिक्कत है, तो आपके सर्वर को उसने चेंज कर दिया। तो कहने का मतलब आपका डेटा जो है वो स्टोर हुआ है क्या, वो फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर।
आपके कंजम्पशन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको तो क्या है, सर्वर मिला था यूज करने के लिए, वो मिला हुआ है। अब वो कंपनी जब चाहे तब आपका फिजिकल सर्वर जो है, क्योंकि देखिए दोस्तों क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये तो है नहीं कि आपका डेटा कहीं है नहीं दुनिया के अंदर, कहीं ना कहीं उसका हार्डवेयर जरूर है, राइट। भले ही आपके लिए वो क्लाउड स्टोरेज ऑनलाइन लग रहा है आपको, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका हार्डवेयर तो डेफिनेटली है। तो कहने का मतलब जो आपको हार्डवेयर अलोकेट हुआ है, वो हार्डवेयर सामने वाला कंपनी जो है वो उसे इजीली क्या कर पा रहा है, रिप्लेस कर पा रहा है। तो जब वो उसको रिप्लेस कर पा रहा है, सब्स्टिट्यूट कर पा रहा है, तो यहां पर आप बताइएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए, फर्दर द सप्लायर वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली फ्रॉम सब्स्टिट्यूटिंग एन ऑल्टरनेटिव एसेट्स। ऑब्वियसली बात है, अगर वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो वो अपने हिसाब से कर रहा है, उसको कोई बेनिफिट मिल रहा होगा, राइट। बिकॉज डूइंग दिस वुड अलाउ द सप्लायर टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स नेटवर्क एट ओनली अ नॉमिनल कॉस्ट। सो इन एडिशन द सप्लायर हैज मेड क्लियर दैट इट हैज नेगोशिएटेड दिस राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज एन इंपॉर्टेंट राइट इन द अरेंजमेंट, एंड द सब्स्टिट्यूशन राइट अफेक्टेड द प्राइसिंग ऑफ द अरेंजमेंट। सो वेदर द सब्स्टिट्यूशन राइट आर सब्सटैंटिव एंड वेदर देयर इज एन आइडेंटिफाइड एसेट। देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही क्वेश्चन अपने आप में एकदम क्लियर है। इसके अंदर सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हुए दिख रहा होगा, क्योंकि यहां पर पूरे कॉन्ट्रैक्ट में इस बात की चर्चा करी गई है। आपका जो सप्लायर है उसकी जो मेन बात है कि सप्लायर को इसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा सब्स्टिट्यूशन से, जब भी वो चाहे ये सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। कस्टमर की परमिशन की कोई दरकार नहीं है, सारा का सारा कंट्रोल सप्लायर के हाथों में चला गया है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में तो SSR जो है वो बिल्कुल है, राइट। यानी what you are using cloud based services, what you are using cloud based services। आपने उसका सर्वर लीज पर नहीं लिया है, आपने उसका सर्वर जो है वो लीज पर नहीं लिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई आइडेंटिफाइड एसेट्स नहीं है। इवन दो आपको लग रहा है कि सर सर्वर नंबर 10 जो है वही तो है आइडेंटिफाइड एसेट्स, उसी के अंदर तो हमारा डेटा स्टोर है। नहीं नहीं नहीं, सर्वर 10 में आपका डेटा स्टोर है, लेकिन कल को वो सर्वर 11 में अगर ट्रांसफर कर दिया गया या सर्वर 9 में ट्रांसफर कर दिया गया, तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। आपको तो इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता ना। मुझे क्या जानना है सर कि कौन से सर्वर में डेटा है, वो तो ये तो एक फॉर्मेलिटी हो गई कि आपको बता दिया गया कि भाई फलाने आपके सर्वर में आपका डेटा पड़ा है। जब आपका सर्वर चेंज किया जाएगा तो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, इतना ही हो सकता है। तो कहने का मतलब नाउ यू आर नॉट कंट्रोलिंग एनी सर्वर, और सर्वर आपके लिए अब कोई हार्डवेयर एसेट्स जो है वो आपके बुक्स में अब दिखेगा नहीं। आइडेंटिफाइड एसेट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मिसिंग है बिकॉज ऑफ द सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यदि सॉल्व करेंगे तो इसको हम एसेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते, लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते, बल्कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें क्या मानना पड़ेगा? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, राइट। सो वट एवर यू आर पेइंग दैट इज because of you are consuming some services from this cloud based data storage company। तो ये कंपनी को आप जो भी पेमेंट कर रहे हो वो सर्विस फीस के रिगार्डिंग पेमेंट कर रहे हो, आप यहाँ पे लीज अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, है ना दोस्तों। तो इसलिए ये सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट हमारे काम आता है। अच्छा, सिनारियो बी में क्या कहता है? अज्यूम द सेम फैक्ट्स एज इन सिनारियो ए एक्सेप्ट दैट सर्वर नंबर 10 इज कस्टमाइज्ड एंड द सप्लायर डज नॉट हैव द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट द कस्टमाइज्ड एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। एडिशनली इट इज अनक्लियर whether the supplier would benefit economically from sourcing a similar alternative assets, so whether the substitution rights are substantive and whether there is an identified assets। अब देखिए दोस्तों, यहां पर सीधी सी बात ये हो गई है कि ये जो आपका सिनारियो बी है, इसके अंदर आपका जो सर्वर आपको जो अलोकेट हुआ है सर्वर नंबर 10, वो हाई कस्टमाइज्ड नेचर का आपका सर्वर है, यानी आपके लिए वो बनाया गया है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है, आपके स्टोरेज कैपेसिटी डिमांड के हिसाब से बनाया गया है। और हमारे पास में ऐसे और कोई सर्वर नहीं होंगे, या फिर होंगे तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको डेडिकेटेड सर्वर दिया है। हमने आपको क्या दिया है? एक डेडिकेटेड सर्वर दिया है। लीजिए, ये आपका सर्वर है, जो करना है करिए। जो डेटा स्टोरेज हमने आपको इसमें दिया है, इसमें सारे के सारे इसका एंड यूज जो है वो आपके हवाले। हम इस पर्टिकुलर चीज को कभी चेंज वेंज नहीं करेंगे, कभी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। इसके अंदर सारी बातें इन्होंने पहले दिन से ही बता दी। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों, डेटा स्टोरेज की सर्विस नहीं ले रहे, बल्कि आपने सर्वर किराए पे लिया है। और अगर बोला जाए
लीज पे लिया है, ऐसा कह सकते हैं कि सर्वर आपने लीज पे लिया है, आप सर्वर को जैसे चाहे यूज करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कस्टमर के ऊपर निर्भर करता है, ये वेंडर के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो इन दैट केस आपके पास में सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट जो है वो नहीं है, डबल एसआर जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट में मिसिंग है, कोई सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है। और रही बात क्या आइडेंटिफाइड एसेट्स है क्या, बिल्कुल, जो डेडिकेटेड सर्वर आपको दिया गया है वो आपकी आइडेंटिफाइड एसेट्स है। तो आपको अपने बुक्स में सर्वर का राइट टू कंट्रोल द यूज सर्वर जो है वो एसेट को बुक करना पड़ेगा, लीज लाइबिलिटी को बुक करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली इस स्टैंडर्ड के प्रोविजन लगाकर उसको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, राइट, आपको यही चीजें मिलेगी जो हमने अभी डिस्कस करी, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाकी सारी चीजें तो आपकी नॉर्मल है। यहाँ पे इन्होंने हाउ एवर लगा के ये वाली जो बात लिखी है, इन्होंने ये अपने आप अज्यूम करके लिखी है, राइट, कि जैसे आपको बताया गया कि हाउ एवर इफ द कस्टमर कुड नॉट रेडिली डिटरमाइन whether the supplier had a substantive substitution right. For example, there is insufficient transparency into the supplier's operations and the customer would presume the substitution right is not substantive and conclude that there is an identified assets. तो ये सारी की सारी बातें हमारे क्वेश्चन के फैक्ट्स में तो बिल्कुल भी मिसिंग है, इसका कोई लेना देना नहीं है। बट जैसे कि आपको पता है कि ये जो होते हैं ये क्वेश्चंस नहीं है, ये इलस्ट्रेशंस है। इलस्ट्रेशंस में दोस्तों चीजें जो है वो क्रिएट करके आपको बढ़ाकर विस्तार से बताई जाती है। तो यहां पर बस ये जो है वो आपका ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट है जो क्वेश्चन के फैक्ट से कोरिलेट नहीं करता, बट आप यहाँ पे इसको हाउ एवर लगाकर अगर लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज इसके ना तो नंबर होंगे आपके, राइट, इसके नंबर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये फैक्ट क्वेश्चन के अंदर है नहीं। और हाँ, बट इसके नंबर तब हो सकते हैं जब क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली इसके बारे में कुछ पूछ लिया गया कि आपसे कुछ बात पूछी गई है और आप बताइए। एग्जाम के अंदर दोस्तों क्या होता है, टू द पॉइंट अपने को चलना पड़ता है, जितना पूछा जाए उसका आंसर देना होता है। एग्जाम में हम एग्जामिनर को सिखा नहीं रहे होते कि भाई 116 देखिए सर, हम आपको सिखा देते हैं कैसे होता है ना, तो उसको तो आता है वो। चलिए, सिनारियो भी आपका वही है जहां पे आपका सर्वर 10 जो है वो आइडेंटिफाइड एसेट्स हो जाएगा। अब आते हैं आइडेंटिफाइड एसेट्स जो फिजिकली डिस्टिंक्ट, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो आपकी आइडेंटिफाइबल एसेट्स होती है ना, वो फिजिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो जैसे सर्वर नंबर 10 जो था वो अपना क्या है, एक फिजिकली डिस्टिंक्ट एसेट्स हो गया बाकी के सर्वर से, जो एक प्रॉपर उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो कहता है एन आइडेंटिफाइड एसेट मस्ट बी फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट एसेट में बी एन एंटायर एसेट्स, या तो पूरा का पूरा एसेट हो सकता है वो, या कोई पोर्शन ऑफ द एसेट्स हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब कोई पूरा का पूरा 100% एक फिजिकली डिस्टिंक्ट एसेट्स को भी हम आइडेंटिफाइड एसेट कह सकते हैं, या 100% का कोई पोर्शन। अब कोई पोर्शन का मतलब कोई भी पोर्शन 30%, 40%, है ना, ये आपका क्या कहलाएगा कि ये फिजिकली डिस्टिंक्ट है, अगर ये पोर्शन भी हुआ तो कहने का मतलब अब आपको यहां पे क्या समझना है कि for example a building is generally considered physically distinct, but one floor within the building may also be considered physically distinct if it can be used independent of the other floors. Similarly, a capacity or other portion of an asset that is not physically distinct, for example a capacity portion of a fiber optic cable, okay, is not an identified asset unless it represents substantially all of the capacity of the assets and thereby provides the customer with the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the assets. ठीक है, अब देखिए, द टर्म सब्सटैंशियली ऑल इज नॉट डिफाइंड इन इंड 116, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और दिस कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस। अब समझिए कि ये जो सब्सटैंशियली ऑल जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ठीक है, राइट टू ऑब्टेन सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट है, इसका मतलब क्या है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी 5G की जो लाइंस हैं, 5G की जो फाइबर ऑप्टिक लाइंस जो हैं, वो आपको पता है हमारे देश में इसका ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो 5G की फाइबर ऑप्टिक लाइंस जो है, जैसे आपको पता है कि ये जो लाइन जो होती है वो मतलब इसकी एक हार्डवेयर होता है, मतलब हर कोई चीज, जैसे आप तो 5G नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो बस ये 5G नेटवर्क यूज जो ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, कहीं ना कहीं तो वो अवेलेबल होगा उसका हार्डवेयर। तो अब जैसे कि इसका ये जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर क्या होगा, इसकी फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो देश के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल करी जाती है। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये जो फाइबर लाइंस हैं, फाइबर केबल्स हैं, राइट, ये फाइबर केबल्स कंपनीज के द्वारा जो है वो अपने अपने ज्योग्राफिकल लोकेशंस में बिछाए जाते हैं।
तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि ये जो भी फाइबर केबल है ये लगा कौन रहा है। समटाइम्स क्या होता है कि कोई एक सिलेक्टेड नेटवर्क प्रोवाइडर ये फाइबर केबल जो है लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ये रिलायंस ने केबल लगा दी, 5G की केबल्स जो है रिलायंस ने ये 5G की केबल लगा दी है, बट इन्हीं केबल्स को यूज करते हुए बाकी की कंपनी भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए एयरटेल ने ये केबल जो है वो रिलायंस से रेंट पे ले लिए कि भाई चलो मुझे भी ये केबल आपकी यूज करनी है, ठीक है। तो इस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का कितना परसेंटेज एयरटेल यूज कर रहा है, हाँ, और इसका कंजम्पशन एयरटेल के पास में कितना जा रहा है, वो डिसाइड करेगा कि ये आइडेंटिफाइड एसेट्स है या नहीं है। अब जैसे केबल तो फिजिकली आइडेंटिफाइड एसेट्स है, लेकिन केबल की कैपेसिटी थोड़ी ना फिजिकली आइडेंटिफाइड एसेट्स है। सो बेसिकली लेट्स से कि इसके अंदर जो भी डेटा ट्रेवल हो रहा है या फिर इसके अंदर जो डेटा की कैपेसिटी हो रही है, मतलब जैसे भी मतलब जो फ्री आपको मतलब स्पेस मिलेगा इसके अंदर अपना नेटवर्क जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, तो कहने का मतलब इसका कितना परसेंट एयरटेल को रेंट आउट किया गया है, इसका 20%, 10%, वट एवर द परसेंटेज है ना। तो यहाँ पर ये यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने ये कि कोई 5G कोई आपने कहते हैं कहाँ गया डेटा स्टोरेज, देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल का इन्होंने एग्जांपल लिया है। तो अगर फाइबर ऑप्टिक केबल का कैपेसिटी हम कोई रेंट आउट कर रहे हैं किसी दूसरे एंटिटी को, एंटरप्राइज को, तो ये कैपेसिटी जो है ये कैपेसिटी कितनी रेंट आउट कर रहे हैं, क्या ये सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द कैपेसिटी है जिसके ऊपर आप राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स रखते हैं। मान लीजिए कि इसके अंदर जो भी आपकी कैपेसिटी है वो 100% है और आपने सामने वाले को इसकी कैपेसिटी का 95% जो है वो रेंट आउट कर दिया, तो हम इसको कह सकते हैं हाँ ये सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द कैपेसिटी जो है वो आपने क्या कर दी है, एक प्रकार से दूसरे व्यक्ति को ही दे दी है। तो जरूरी नहीं कि वो 100% ही हो, वो सब्सटेंशियली ऑल भी हो सकता है। अब जैसे ये 5G का ऑप्टिक केबल का मैंने आपको एग्जांपल बताया, वैसे ही यहां पर देखिए क्या कहता है, कस्टमर XYZ enters into a 15-year contract with supplier ABC for the right to use 5 fibers within a fiber optic cable between Mumbai and Pune। तो जो मुंबई और पुणे का जो डिस्टेंस है उसमें जो ऑप्टिक केबल्स जो लगाए गए हैं वो क्या है, 5 केबल्स है ये, ठीक है। तो 5 केबल्स है, अलग अलग केबल यहाँ पे मैं देखो बना देता हूँ, ठीक है। और ये जो 5 केबल्स है, ठीक है, ये सारे के सारे जो केबल्स हैं इसमें आपको एक राइट टू यूज दिया गया है, किसका, राइट टू यूज 5 फाइबर्स विद इन अ फाइबर ऑप्टिक केबल बिटवीन मुंबई एंड पुणे। तो अब ऐसी केबल मुंबई और पुणे के बीच में बहुत सारी हैं, राइट, और ये बहुत सारी केबल्स में आपको 5 फाइबर केबल्स जो है वो यूज करने का अधिकार दिया गया है। कहता है द कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइज 5 ऑफ द केबल्स 25 fibers for use by customer XYZ and the 5 fibers are dedicated solely to customers XYZ's data for the duration of the contract term. Assume that the supplier ABC does not have a substantive substitution right and whether there is an identified assets। तो यहाँ पे आपके पास में कोई आइडेंटिफाइड एसेट्स है या फिर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब आप खुद समझ गए होंगे कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किस चीज का है और यहाँ पे इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तो एक बार आप ट्राई करिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर डेफिनेटली हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बताइए दोस्तों कि क्या यहाँ पे आपका आइडेंटिफाइड फिजिकली डिस्टिंक्ट एसेट इस कॉन्ट्रैक्ट में है या फिर नहीं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये 5 और 25 का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आई होप आप सबको ये जो है जो माइट भी कंफ्यूज कर रहा होगा। तो आपने अगर कोई फाइबर की केबल अगर जो देखी होगी तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे एक ही केबल में ये अलग अलग प्रकार के वायर्स होते हैं, है ना। तो ये हमारी जो है वो केबल है, एक प्रकार से समझ लीजिए आप, ये पूरी की पूरी एक केबल हो गई है, ठीक है। और इस केबल में ये 5 वायर्स है, राइट। हाँ जी, तो इस प्रकार से ये केबल बनती है आपकी। तो ये कहता है कि ऐसी हमारे पास में 5 केबल्स, वी हैव 5 डेडिकेटेड केबल्स
तो हर 5 केबल्स में 5 फाइबर वायर्स है, तो हमारे पास में ये 25 की कैपेसिटी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ कहना चाहता है, 25 फाइबर्स फॉर यूज बाय द कस्टमर XYZ। सो नेवरदलेस ये सारी चीजें अपने को नहीं भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपका ये जो फाइबर केबल है वो आपका सेपरेटली आइडेंटिफाइबल कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एसेट्स है आपका, और बिल्कुल फिजिकली डिस्टिंक्ट है, इसके अंदर फिजिकली डिस्टिंक्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो हम कहेंगे कि ये राइट ऑफ यूज का कॉन्ट्रैक्ट है, ये फाइबर केबल जो है हमारे काम में आएगी। तो ये कह रहा है कि वेदर देयर इज एन आइडेंटिफाइड एसेट्स, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका यस द सेड 5 fibers are identified assets because they are physically distinct and explicitly specified in the contract, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में कहता है कस्टमर XYZ enters into a 10-year contract with supplier ABC for the right to transport oil from India to Bangladesh through supplier ABC's pipeline। So basically क्या होता है कि ये जो ऑयल जो रिफाइनरी का बिजनेस होता है ना, ऑयल रिफाइनरी जहाँ पे समुद्र में ये जो ऑयल रिफाइनरीज जो है वो एस्टैब्लिश करी जाती है, तो सी रूट के थ्रू ही बड़ी बड़ी पाइपलाइंस होती है ना, वो सारी की सारी पाइपलाइंस के माध्यम से ये जो आपका ऑयल है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो लेट्स से कि ये पाइपलाइन जो है वो किसी पर्टिकुलर कंपनी की है ना, और ये पाइपलाइन के माध्यम से ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, राइट। ये पाइपलाइन के माध्यम से आपका ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा हो क्या रहा है कि द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट कस्टमर XYZ विल हैव द राइट टू यूज ऑफ 95% ऑफ द पाइपलाइंस कैपेसिटी थ्रू आउट द टर्म ऑफ द अरेंजमेंट वेदर देयर इज एन आइडेंटिफाइड एसेट्स। तो कहने का मतलब अभी से इस पाइपलाइन की कोई कैपेसिटी होगी ट्रांसपोर्ट करने की, अब वो जो भी कैपेसिटी है इसकी, उस कैपेसिटी का 95% हमारा जो कस्टमर है वो यूज कर सकता है। तो क्या क्या हो गया, ये 95% हो गया सब्सटैंशियली ऑल। सब्सटैंशियली ऑल आपका एक प्रकार से देखा जाए तो जरूरी नहीं कि 100% यूज आपको करने को मिले, सब्सटैंशियली क्लोज टू 100% हुआ तो भी काम चलेगा, या सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट अगर आप कंज्यूम कर पा रहे हो तो वो भी एक प्रकार से ये मान लिया जाएगा कि आप ही उस पर्टिकुलर चीज को यूज कर रहे हो। तो जरूरी नहीं कि एकदम 100% ही यूज आना चाहिए। तो लेट्स से कि इसकी जो भी कैपेसिटी होगी, राइट, उसको आप 100% पे स्टैंडर्ड करके, और जो जितना आप यूज कर पा रहे हो, जो भी इसका मेजरमेंट मतलब इसका जो भी मेजरमेंट यूनिट होगा उसके हिसाब से देख लिया जाएगा कि आप 95% इसकी कैपेसिटी को यूज कर पा रहे हो, तो एक प्रकार से आपने ये पाइपलाइन जो है वो अपने प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के लिए लीज पर ले ली है, ये मान लिया जाएगा। और डेफिनेटली इसको अपन आइडेंटिफाइड असेट्स मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, आइडेंटिफाइड असेट्स मान लेंगे अगर ऐसा हुआ है तो। ठीक है, फिर कहता है सिनेरियो नंबर बी में assume the same facts in scenario A except that customer XYZ has the right to use 65% of the pipeline's capacity throughout the term of the arrangement whether there is an identified assets। अब सर ये 95% और 65% क्या कहीं पे डिफाइंड है क्या? ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है दोस्तों। नाउ सब्सटैंशियली ऑल का मतलब होता है कि क्लोज टू 100%। अब 100% के क्लोज 95% तो है लेकिन 65% नहीं है। तो सर अब इसमें क्या परसेंटेज हमारा थ्रेशोल्ड या मतलब बेंचमार्क रहना चाहिए? स्टैंडर्ड कहता है ये चीजें हम आपको नहीं बताएंगे, ये आपको अपने आप अपने जजमेंट के हिसाब से ही इस चीज को असेस करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर ये सारी चीजें स्टैंडर्ड जो है नहीं बताता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि yes the capacity portion of the pipeline is an identified assets, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, while 95% of the pipeline's capacity is not physically distinct from the remaining capacity of the pipeline। तो देखा जाए तो कैपेसिटी की अगर अपन बात करें तो कैपेसिटी को अपन फिजिकली डिस्टिंक्शन के अंदर तो नहीं लेके आ सकते, क्योंकि इसकी जो भी टोटल 100% कैपेसिटी है वो 95 और 5 में फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि फिजिकल तो इसका स्ट्रक्चर यही है पाइपलाइन का, राइट। तो इसकी कैपेसिटी यानी इसके अंदर हमारा वाला ऑयल कितना भरा हुआ रहेगा और दूसरे पार्टी का ऑयल कितना रह सकता है, वो कह रहा है 95 और 5 है, तो यानी इतना पोर्शन हमारा हो सकता है और 5% अगले वाले का इसके अंदर स्टॉक हो सकता है, क्योंकि
सप्लाई तो एक ही प्रकार का सामान किया जाएगा ना, सप्लाई थोड़ी ना दूसरा दूसरा अलग अलग नेचर के ऑयल सप्लाई नहीं किए जा सकते, वो नेचर एक ही रहेगा आपके जो भी ट्रांसपोर्ट जो आपको हो रहा है, इसका मटेरियल जो भी तेल जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका ये कहना चाह रहा है स्टैंडर्ड कि कई बार कुछ चीजें फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं होती है, लेकिन ऐसी चीजों को आप कैसे इंटरप्रेट करके चले जिसमें आप ओवरऑल यूजर्स कैपेसिटी के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि इट represents substantially all of the capacity of the entire pipeline and thereby provides customer XYZ with the right to obtain substantially all of the economic benefit from use of the pipeline। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर ना। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछ लिया 65% पे, तो इन्होंने आंसर दिया नो द कैपेसिटी पोर्शन ऑफ द पाइपलाइन इज नॉट एन आइडेंटिफाइड एसेट्स सिंस 65% ऑफ द पाइपलाइंस कैपेसिटी इज लेस देन substantially all of the capacity of the pipeline, customer XYZ does not have the right to obtain substantially all of the economic benefits from the use of the pipeline। So basically यहाँ पर ये 65% जो है ये इसको आप कैसे समझेंगे कि अगर ये 70 होता तो क्या होता, 75 होता तो क्या होता, 80 होता तो क्या होता, है ना। तो एग्जैक्टली वेयर टू ड्रॉ द लाइन इन ऑर्डर टू टेक द डिसीजन, दैट इज व्हाट मैटर ओवर हियर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो परसेंटेज है, कौन से परसेंटेज में हमें डिसीजन लेना है, राइट, इसके रिगार्डिंग मैं आपको देखिए एक चीज दिखाता हूं। हाँ जी, तो देखिए ये कुछ बिग फोर्स के कुछ राइटअप्स आते रहते हैं, जैसे कि ये जो राइटअप है ये केपीएमजी का डॉक्यूमेंट है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि डज सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एन एसेट मीन 90%, है ना, कि सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या 90% कंजम्पशन से ही है क्या। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था दोस्तों कि जो 2001 के बाद में हमारी जो आईएफआरएस सीरीज जो स्टार्ट होती है ना, कि जो पुराने आईएएस जो हैं वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और आईएफआरएस जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। तो आईएफआरएस जितने भी अब आजकल बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ये सारे के सारे जॉइंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। जॉइंट प्रोजेक्ट किस किस के, जहां पे आपका अमेरिका का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है और यूके का जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, मतलब यूएस गैप और आईएफआरएस बेसिकली मतलब जहां पे हो सकता है, मतलब जहां पे मैनेज किया जा सकता है, डिफरेंसेस जो है वो नहीं रखे जाते, साथ में ही स्टैंडर्ड जो है बनाए जाते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, यूएस गैप जो है वो मोर रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। जैसे आईएफआरएस प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वैसे ही यूएस गैप जो है वो आपके रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मतलब उनका एक लॉ होता है और उनके थ्रेशोल्ड को हमें फॉलो करना होता है, तो वो वहां के कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है यूएस गैप की। तो यूएस गैप में ये 90% का थ्रेशोल्ड जो है ना वो दिया हुआ है, तो वहां पे डिसीजन 90% से होता है। लेकिन आईएफआरएस में ये आपको हमेशा से ही पता है, क्योंकि आईएफआरएस इन सब चीजों पे डिप्लोमेटिक रहता है, वो बिल्कुल भी कुछ भी ऐसी कोई थ्रेशोल्ड, ऐसे कोई लिमिट जो है वो बताता नहीं। समझ गए मेरी बात। तो देखिए क्या कहता है, नॉट नेसेसरीली द न्यू स्टैंडर्ड डज नॉट डिफाइन सब्सटैंशियली ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ लीज। तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो कहता है आईएफआरएस 16 like IAS 17 leases uses the same phrase in one of the criteria used by the lessor to determine lease classification, whether the present value of the lease payments including the residual value guaranteed by the lessee at a third party equals or exceeds substantially all of the fair value of the assets। तो दोस्तों ये जो तीन लाइन है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये सारी की सारी तीनों लाइनें अब नहीं है स्टैंडर्ड में, और ये पहले थी कहां पर, अगर आप लोगों ने AS 19 पढ़ा था तो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, है ना। तो AS 19 में यही होता था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट अगर फेयर वैल्यू के बराबर हो जाते थे तो उसे हम क्या कहते थे, इसे हम कहते थे कि ये आपका फाइनेंस लीज, ठीक है। तो अब ये सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू क्या है, क्या इसकी कोई लिमिट थी क्या, वहां पे भी ऐसा ही था सर, 90% को सब्सटैंशियल माने कि नहीं माने, 80 को माने कि नहीं माने। तो अब यहाँ पे बस वही बात है, अब ये इंटरप्रिटेशन वाली चीज हो जाती थी कि इसको अपने को सब्सटैंशियल मानना है या नहीं मानना। तो यहाँ पे कहता है देखिए, यूएस गैप अलाउज द यूज ऑफ अ थ्रेशोल्ड ऑफ 90% फॉर सब्सटैंशियली ऑल। तो सब्सटैंशियली ऑल का मतलब यूएस गैप ने तो कह दिया कि 90% का थ्रेशोल्ड आप लगाइए, बट इन आवर व्यू
Although the 90% threshold may provide a useful reference point, it does not represent a bright line or automatic cutoff point under IFRS. अब ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये जो इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यहाँ पे अपने मॉड्यूल में ये वाली बात नहीं दे रखी है, बट फिर भी मैं आपके साथ में ये शेयर कर देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. बिकॉज 90% का अगर ये थ्रेशोल्ड हो गया तो सर 89.99, अगर रूल में लिख दिया 90% ही थ्रेशोल्ड है तो फिर 89.99 भी सब्सटैंशियल नहीं होगा, जबकि IFRS में 88 भी और 87 भी सब्सटैंशियल हो सकता है. तो सर अब अपन कैसे करेंगे इन सारी चीजों को, है ना, मतलब इनको बैलेंस में लेके कैसे आएंगे, कैसे पता चलेगा कि अपने को यहां पे इसको सब्सटैंशियल मानना है. तो इसके लिए एंटिटी को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिफाइन करना पड़ेगा कि उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है सब्सटैंशियल वर्ड को इंटरप्रिटेट करने की विद रिस्पेक्ट टू लीज कॉन्ट्रैक्ट. और फिर जितने भी भविष्य में जितने भी लीज कॉन्ट्रैक्ट करे जाएंगे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट सेम अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई करी जाएगी, चेंज नहीं कर सकते. फिर आप ऐसा नहीं कि एक कॉन्ट्रैक्ट में आपने 90% को सब्सटैंशियल काउंट कर लिया, दूसरे में 82 को कर लिया और तीसरे में 95 को कर लिया. इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए. एक सिंगल अकाउंटिंग पॉलिसी से आपका जो मॉडल है वो आगे बढ़ना चाहिए. तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि ये 90% जो है नहीं होता है ना. तो देखिए कुछ इस प्रकार के डॉक्यूमेंट जो हैं ये जो बिग फोर जो है वो इशू करते रहते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने बाकायदा इसके ऊपर बात बताई है कि सब्सटैंशियली ऑल इसको इन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है ना. तो ये सब्सटैंशियली ऑल का पेपर आ जाता है यहाँ पे, तो इन्होंने बता दी बात, ठीक है. चलिए तो यहां पर अपना एक छोटा सा डिस्कशन हुआ सब्सटैंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट के सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट, जिसके अंदर ये जो वर्ड है सब्सटैंशियली ऑल, इसको हमने समझने की कोशिश करी. करेक्ट, तो ये बात है, ठीक है ना. इसके बाद में हम अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, इसके ऊपर और भी बहुत सारी चर्चा होगी और भी बहुत सारे केस सिनेरियो अपने को देखने को मिलेंगे. तो वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जहां से अपन शुरुआत करेंगे राइट टू कंट्रोल के बारे में. और ये जो सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स है इसके ऊपर भी अपने को और भी बहुत सारी केस स्टडीज करनी है. तो धीरे धीरे ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी बिल्टअप होती रहेगी. चलिए तो मिलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.